हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद हन्नू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील जेट 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 19 फेब को, उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग सोम के यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ पीवाईक्यू को लेकर आए हैं एंड उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बता दूँ, दिस इज़ ऑफिशियल पीवाईक्यू, ये लास्ट ईयर के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था मेमोरी बेस्ड के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। इनमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें मैक्सिमम क्या है, किसके बारे में पूछा है, तो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, माइल्ड स्टील एंड रॉट आयरन। इसमें से सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी है, डक्टाइल मटेरियल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डक्टाइल मटेरियल में से सबसे ज़्यादा कौन सा है। सो डक्टाइल मटेरियल के बारे में बात करें तो कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज़ नॉट अ डक्टाइल मटेरियल। कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है। देखो सबसे पहले जो होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन के बाद अगर हम लोग माइल्ड स्टील का कुछ फिगर बनाए तो कुछ इस टाइप से माइल्ड स्टील का डायग्राम बनता है। ठीक है, समथिंग इस टाइप से डायग्राम बनता है। उसके बाद अगर हम लोग कास्ट आयरन का डायग्राम बनाए तो समथिंग इस टाइप से इसका डायग्राम बनता है। ठीक है, इस टाइप से समथिंग। तो देखो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल जैसा कि आपको दिख रहा होगा रॉट आयरन। रॉट आयरन जो होता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम होती है एंड रॉट आयरन को प्योरेस्ट आयरन भी कहा जाता है। प्योरेस्ट आयरन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे जैसे हम लोग कार्बन का परसेंटेज को इंक्रीज़ करते हैं आयरन में, वैसे आयरन की जो है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज समथिंग 0. इसमें कार्बन का परसेंटेज लेस देन 3% होता है, लेकिन 0.25% होता है। ठीक है, लेस देन कहीं कहीं एग्जाम में पूछेगा कार्बन का परसेंटेज कितना होता है रॉट आयरन में, जिसका कार्बन का परसेंटेज होता है लेस देन 3%। ओके, 3%, या अगर एक्यूरेट वैल्यू पूछा जाता है तो 0.25% समथिंग इसके आसपास में इसकी वैल्यू लाई करती है। सो जैसे जैसे हम लोग कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं आयरन की प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे हम लोग माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज चेंज किया तो देखो हम लोगों ने लोड को यहाँ तक अप्लाइड किया तो इसमें स्ट्रेन जो है यहाँ तक आ रही है। ठीक है, और जैसे जैसे हमने इस डायग्राम में इसको यहाँ तक लोड को अप्लाई किया तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी कम है। सो जैसे जैसे हम लोग कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करेंगे डक्टिलिटी कम होगी एंड ब्रिटलनेस बढ़ती है एज वेल एज स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इसलिए हमें कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ये ब्रिटल मटेरियल हो जाता है। सो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डक्टिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। सो रॉट आयरन का जो डक्टिलिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड। सो इसमें आपका स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पूछा गया है। सो मैं पहले बता दूं व्हाट इज़ स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी जो होता है, जब किसी भी बॉडी में लोड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी में अगर हम लोग क्या करते हैं लोड को अप्लाई करते हैं तो वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रेन एनर्जी पूछा गया है, आपके पास चार फॉर्मूला दिया गया है। पहला दिया गया है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सो स्ट्रेन एनर्जी का मैं फार्मूला बता दूं, ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला होता है, लेकिन अगर बॉडी में स्ट्रेन तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो मैच करते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए के बारे में दिया गया है
स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू ए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है 0.5 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू XI। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें क्या ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि हम लोग 1/2 को हम लोग 0.5 भी तो लिख सकते हैं। सो 0.5 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ठीक है, इसमें पॉइजन रेशियो पूछा गया है। तो चार ऑप्शन देखते हैं। एक्सियल स्ट्रेस टू दी ट्रांसवर्स स्ट्रेन। सो पॉइजन रेशियो में बता दूं क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कहीं भी आपको लैटरल लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता होगा। ठीक है, तो देखो लैटरल एक्सिस को किसी किसी बुक में उसको ट्रांसवर्स एक्सिस से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन आपका लॉन्गिट्यूडनल जो है वो सेम एक्सिस होता है, यानी इसको हम लोग तो चार ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें एक्सियल स्ट्रेन बोला गया है। एक्सियल स्ट्रेन इज नथिंग बट आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। एक्सियल इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि अगर हम लोड को अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी में, अगर हम लोग लोड को अप्लाई करते हैं अलोंग दी लेंथ, तो उसे हम लोग एक्सियल स्ट्रेन बोलते हैं। एक्सियल स्ट्रेन कहने का मतलब है, देखो ये लेंथ है, एल हमारा लेंथ है, और लेंथ के अलोंग ही हमने फोर्स को अप्लाई किया है, लोड को अप्लाई किया है। सो अगर हम लोग लेंथ के अलोंग लोड को अप्लाई करते हैं और उसके क्रॉसपॉन्डिंग में हमें जो स्ट्रेन मिलती है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग में अगर हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। सो इसको हम लोग एक्सियल स्ट्रेन बोलेंगे या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। अगर लोड के टर्म में बात करें तो इसे हमें एक्सियल लोड बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सियल लोड समझ में आ गया। तो एक्सियल लोड और लॉन्गिट्यूडनल लोड एक ही होता है। सो अब ट्रांसवर्स के बारे में बात करें तो ट्रांसवर्स के केस में क्या होता है, जब भी हम लोग लोड को अप्लाई करते हैं तो एक डायमेंशन में अगर इंक्रीज होगा, आपका एक डायमेंशन इंक्रीज होता है तो दूसरा डायमेंशन डिक्रीज होता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। समथिंग ये आपका 2 मीटर का रॉड है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, लोड को अप्लाई किया। दोनों साइड से अगर लोड को अप्लाई करते हैं तो क्या हुआ, बहुत लोड को अप्लाई किया तो मटेरियल जो है थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, यानी मटेरियल खिंच गया, और ये 2 मीटर से क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। तो आप देख रहे हो इसकी लेंथ में तो बढ़ गई, इसकी लेंथ जो है 2 से 3 मीटर हो गई। ठीक है, इसकी लेंथ जो है 2 से 3 मीटर हो गई। लेकिन यही इसकी हम लोग थिकनेस की बात करें तो ये थिकनेस पहले कितना था, 1 मीटर था, अब इसका थिकनेस मान लो 0.5 हो गया। तो इस डायमेंशन में क्या हुआ, इस डायमेंशन में जो है इसकी लेंथ में डिक्रीमेंट हो गया। तो ये कुछ नहीं, इसको लैटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं। सो हमारा पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन। आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन को हम लोग लैटरल स्ट्रेन भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन सेम होता है, और एक्सियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सेम होता है, मतलब नेम अलग अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसमें पूछा गया है इसमें से डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होता है, कौन सा है, तो शियर फोर्स। शियर फोर्स के बारे में बात करें तो शियर फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, शियर फोर्स। तो फोर्स के लिए जानते हैं हम लोग, फोर्स के लिए न्यूटन या किलो न्यूटन से इसको डिनोट करते हैं। शियर फोर्स के लिए फोर्स ही है ना, चाहे फोर्स हो या शियर फोर्स हो, तो इसको हम न्यूटन या किलो न्यूटन में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं हुआ। सो नेक्स्ट जो हमारा है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये भी हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रेन के बारे में बात करें तो स्ट्रेन क्या होता है, आपने भी एक्सियल स्ट्रेन सुना, ट्रांसवर्स स्ट्रेन सुना क्वेश्चन नंबर 3 में। तो स्ट्रेन देखो क्या होता है, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मीनिंग बताऊंगी, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ मतलब क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, चेंज इन लेंथ को भी हम लोग mm में लिखते हैं, समथिंग मान लो mm में, और लेंथ भी अगर हम लोगों ने mm में लिखा तो ये mm तो कट गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये यूनिट लेस हो गया। तो स्ट्रेन जो है एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम इसको मीटर में भी लिखते हैं तो ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है, कट जाएगा ना। सो स्ट्रेन जो है आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। अब चेंज इन लेंथ क्या होता है, तो चेंज इन लेंथ बता रही हूँ, ये
ये सपोज़ ये आपका जो है ये 5 मीटर का है और ये 2 मीटर का है। आपने इसमें लोड लगाया, लोड लगाने के बाद ये मेंबर थोड़ा खिंच गया, तो इसका जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, लेंथ में 5 से 6 हो गया, ठीक है, लेंथ में 6 हो गया। लेकिन ये इस थिकनेस के बारे में बात करें जो कि 2 मीटर था, वो 1 हो गया। तो देखो एक डायमेंशन इसकी इंक्रीज़ हुई, ये डायमेंशन 5 से 6 हो गया और ये जो डायमेंशन है वो 2 से 1 हो गया। तो क्या हुआ, इसकी लेंथ में परिवर्तन हुआ ना। सो इसी को बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। यानी पहले 5 था, अब 6 हो गया, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, 6 हो गया। ओरिजिनल लेंथ कितना है, 5 है समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो ई को हम लोग न्यूटन पर mm में इसको डिनोट करते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये भी आपका यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं है। देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। तो जब हम लोग स्ट्रेस ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग ई बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस टाइप से लिखते हैं। सो जैसा कि मैं आपको बताइए स्ट्रेन जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो देखो ई अपन हम लोग स्ट्रेस लिखें तो स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस का अगर बात करें तो इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखते हैं ना, तो ये ई भी सेम हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 की तरह है, ठीक है। द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका पूछा है, नॉर्मल स्ट्रेस टू दी नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, ठीक है। जैसा कि मैं बताई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बोलते हैं, ठीक है। सो देखो, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा ना, सो समथिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं एक बार फिर बताती हूँ, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, यंग मॉडुलस, यस ई, यंग मॉडुलस को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो सो हम लोग ई को इधर भेज देंगे और ये ई इज इक्वल टू क्या हो गया, फिर ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। सो इसमें इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पूछा है, किसके लिए, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए। सो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए अगर हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट की बात करें तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है वो मैं बता देती हूँ पहले। ये कोई भी एक मटेरियल होता है, अगर आपके किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट में देखो और इसके सारे डायरेक्शन को देखते हो, लाइक इधर ये सारा डायरेक्शन, ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, इसके अगर किसी भी डायरेक्शन में देखते हो, ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या किसी भी डायरेक्शन में देखो, इसकी किसी भी डायरेक्शन में देखोगे सारी प्रॉपर्टी जो है सेम मिलेगी, ई ई ई ई सारी तरफ प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। एट अ पॉइंट इन एनी डायरेक्शन ऑल प्रॉपर्टी विल बी सेम। किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पर भी सारी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है अब ई ही हो, ये मे भी E1 हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। सो इसके लिए इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है वो 2 होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रीप अप ऑफ मटेरियल। सो क्रीप क्या होता है, क्रीप जो होता है एक डिफॉर्मेशन होता है, इलॉन्गेशन जैसे होता है ना बॉडी में, वैसे ही उसमें भी डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू सस्टेन लोडिंग, यानी डेड लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है उसको क्रीप बोलते हैं। डेड लोड कहने का मतलब है जब आप कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसका भी खुद का तो सेल्फ वेट होता होगा ना। जैसे आपने घरों में बीम बनाया तो बीम का कुछ वेट होता होगा ना, बीम का भी तो वेट होता है और उस पर जो लोड आ रहा है उसका वेट अलग हो रहा है, घर का वेट अलग है और आप घर पे जो आपने फर्नीचर रखा है प्लस आपका रखा है उसका वेट अलग है। तो घर का जो लोड होता है यानी वेट होता है उसको हम लोग डेड लोड बोलते हैं। सो क्रीप उसी की वजह से होता है। सो नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं, नॉट बीइंग डक्टाइल, क्रीप इज़ अ मटीरियल। क्या ये डक्टाइल, ये ऑप्शन गलत हो गया। नॉट बीइंग ब्रिटल, ये भी गलत है। डिसअपियरेंस ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑन रिमूवल, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग, ये ऑप्शन सही है
क्रीप क्या होता है, क्रीप में क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है टाइम की वजह से। टाइम की वजह से क्या होता है, उसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, एक एग्जांपल देती हूँ। आप घरों में क्या करते होगे, रस्सी रस्सी बांधते होगे ना, ठीक है। आपने घरों में क्या किया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक रोप यानी रस्सी बांधा कपड़े कपड़े सुखाने के लिए। आप देखते हो ना, आपने रस्सी एकदम स्ट्रेट बांधा है, ठीक है। लेकिन क्या करते हो, जैसे ही आप कपड़ा डालते हो धीरे धीरे क्या, वो जो रोप होता है वो ढीला हो जाता है, समथिंग इस टाइप का लूज हो जाता है। वो क्यों होता है, इसमें भी क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है टाइम के साथ। टाइम के साथ होता है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसमें भी डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। समथिंग ऐसा ही होता है, बिल्डिंग में भी क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है विथ टाइम। टाइम के साथ जैसे एक साल में भी इसमें डिफॉर्मेशन 0.01 का हुआ। सो मे बी 2 साल में क्या हो गया, 2 साल में कुछ और बढ़ा, 0.011 वो 2 साल में उतना हुआ, 3 साल में धीरे धीरे। लेकिन क्रीप रेट जो होता है उसका डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्रीप समझ में आ गया होगा। क्रीप क्या होता है, क्रीप जो होता है एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू सस्टेन लोडिंग। सस्टेन लोडिंग मतलब डेड लोड के कारण, जो घरों का लोड होता है, बिल्डिंग का लोड होता है, स्ट्रक्चर का लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइव लोड किसे कहते हैं। लाइव लोड जो होता है लाइक फर्नीचर, हमारा लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्ट टू हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वुड, कॉपर, ग्लास एंड एल्यूमिनियम। इसमें पूछा गया सबसे कम यंग मॉडुलस किसका है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, जिसको हम लोग ई बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम ई किसका है, लिस्ट वैल्यू ऑफ, इसमें लिस्ट वैल्यू के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज एक्सपेक्ट टू हैव लिस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो देखो, मैंने सबका यंग मॉडुलस को मेंशन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आंसर देख लो। तो वुड का अगर हम लोग यंग मॉडुलस देखते हैं, तो यहाँ वुड का कितना होता है, 0.12 इंटू 10⁵, ठीक है। 0.12 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ये वुड के लिए है। कॉपर के लिए क्या हो गया, 1.17 इंटू 10⁵, ग्लास के लिए 0.8 इंटू 10⁵, एल्यूमिनियम के लिए 0.6। सो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे कम यंग मॉडुलस किसका है, वुड का है। सो वुड ऑप्शन इज दी करेक्ट। ये ऑप्शन आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है। डेट्स मैंने इन सारे के ऑप्शन को मेंशन कर दिया है। वुड का यंग मॉडुलस क्या होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टील का। स्टील का यंग मॉडुलस कितना होता है, स्टील का बता दूँ मैं, 2 इंटू 10⁵, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो। सो ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो, द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल इज। सो इसमें आपको निकालना है। सो देखो, इसका जो डेरिवेशन होता है, आपको ये जो फॉर्मूला है याद रखना है, ई इज इक्वल टू, इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये ऑप्शन यहाँ यू नहीं होगा, म्यू होगा, ठीक है, म्यू समथिंग ऐसा। ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। म्यू इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है। देखो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू है 0.2 दे दिया गया है, और आपको निकालना है द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो यहाँ पर क्या होता है, ई इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। जब म्यू का वैल्यू आप पुट करोगे तो 1 + 2 कितना हो गया, 1.2। जैसे ही आप इसको वैल्यू को पुट करते हो, लाइक यहाँ पर देखो दे दिया गया है म्यू का रेशियो कितना है, 0.2, से यहाँ पर 2.4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेशियो पूछा गया है, एक बार मैं और बता दूँ, यहाँ पर रेशियो पूछा गया है किसका, यंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी E/G के रेशियो के बारे में पूछा गया है। सो मैं बता देती हूँ, ओके, नहीं तो आपको फिर डाउट होगा कैसे कैसे। तो देखो, E इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, ये है। सो म्यू का वैल्यू कितना है, 0.2 दिया है, 0.2 को यहाँ पर पुट करते हैं, और ये 1 प्लस है, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1.2, 1.2 होगा ना, 1.2। तो हमारा कितना आ गया, E इज इक्वल टू 2g इंटू 1.2, ये समथिंग आपका इस टाइप का वैल्यू आया ना। फिर आप इसको क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर g को इधर भेजोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
आई थिंक आपको ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन आते हैं वो एटलीस्ट आपको आता होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये 1+2 क्या हो गया, 1+2 1.2, ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 हो गया, ठीक है। सो ई अपॉन जी का रेशियो कितना आ जाएगा, ई अपॉन जी का रेशियो इजिकल टू 2.4। यहाँ से आपको जी को इधर भेज देना है तो जी जो है नीचे आ जाएगा ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन ई यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड के बल्क मॉडुलस व्हेन पॉइजन रेशियो इज। सेम फार्मूला है इस, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा फार्मूला। यहाँ पर 2-3 फार्मूला याद रखना होता है, जैसे E+2G 1+μ होता है ना, इसमें दूसरा फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और इसका रेशियो निकालेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर SFD BMD शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हो जाएगा। एंड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें कैंटिलीवर एज वेल एज डिफॉर्मेशन से, उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग देन 60 नंबर क्वेश्चन इज सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग स्पैन। अगर आप चाहो तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बचे हुए हैं। शियर फोर्स डायग्राम के कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क इन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। एंड फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं ट्राई करूँगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेजने के लिए, नहीं तो नेक्स्ट डे में फिर से इस क्वेश्चन को एक बार मैं डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।